इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीम के बेंडिंग के बारे में। टेक्निकली कहें तो हम एक बीम के बेंडिंग मोमेंट पे चर्चा करेंगे। तो एक बीम, इस पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें या कहें इसके अपने ही वेट के कारण ये मुड़ जाता है, कुछ ऐसा। ये बड़ा प्रैक्टिकल सा एक्सपीरियंस है, हम इस तरह का फेनोमेना हमेशा देखते रहते हैं। तो ये बीम, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हो या फिर इसका अपना ही वेट हो, इसके कारण ये बीम मुड़ गया और ये बेंड हुआ और बेंड होके एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आपको ये बेंट बीम दिख रहा है, ये एक सर्कुलर आर्क है जिसका सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर हमने माना ये है O। तो ये रहा इसका सेंटर। इस बीम में एक ऐसा लाइन होगा जो कि ना एलोंगेटेड होगा और ना ही कॉन्ट्रैक्टेड होगा, अर्थात ना ये लंबा होगा ना ही ये कॉन्ट्रैक्टेड होगा। वो लाइन है ये है इसका न्यूट्रल लाइन। इस न्यूट्रल लाइन के ऊपर देखें, ये जो बीम का पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है, अर्थात ये कंप्रेस्ड हो रहा है। यहां फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये कंप्रेस्ड हो रहा है। जबकि इस न्यूट्रल लाइन के नीचे देखें, ये एलोंगेटेड हो रहा है। इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है और ये लंबा हो रहा है। इस न्यूट्रल लाइन के नीचे चलिए एक लाइन कंसीडर करते हैं, वो रहा ये लाइन, जो कि इस न्यूट्रल लाइन से ऑब्वियस सी बात है लंबा होगा। जबकि बेंट होने से पहले ये दोनों लाइन सेम लेंथ के थे और बेंट होने के बाद ये न्यूट्रल लाइन से लंबा हो गया ये लाइन। अब देखिए, अगर हम इस सेंटर से दो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं कुछ इस तरह से, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस, ये जो न्यूट्रल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उन दोनों पॉइंट्स को चलिए मान लेते हैं ये है x और ये y। और ये दोनों लाइंस जो इस नीचे वाला लाइन को, इस ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट्स में, वो है x डैश और y डैश। तो चलिए उन दोनों पॉइंट्स को हम नीचे के फिगर में भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया x और ये है y, उसी तरह से ये हो गया, ये पॉइंट है x डैश और ये पॉइंट है y डैश। ऑब्वियस ही बात है, बेंड होने से पहले xy और x डैश y डैश इन दोनों का लेंथ सेम था। सो बिफोर बेंडिंग, बेंड होने से पहले एक्स वाई, ये जो लेंथ होगा, ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ, ये एक्स डैश वाई डैश के बराबर था। जबकि बेंड होने के बाद एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई से लंबा हो गया। अब चलिए देखते हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इन दोनों के लेंथ में कितना डिफरेंस है। हम ये क्यों पता करेंगे? क्योंकि देखें, वो जो डिफरेंस होगा वही होगा एक्स डैश वाई डैश बेंड होने से पहले और बेंड होने के बाद इनका डिफरेंस। हम इसे कह सकते हैं कि बेंड होने के कारण ये एक्स डैश वाई डैश कितना एलोंगेटेड हो गया, जिससे कि हम स्ट्रेन पता कर सकते हैं। और स्ट्रेन पता करेंगे तो उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस से हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पता कर सकते हैं, उस स्ट्रेस से हम फोर्स पता कर सकते हैं और उस फोर्स से हम मोमेंट ऑफ फोर्स पता कर सकते हैं, अर्थात अल्टीमेटली हम बेंडिंग मोमेंट पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि एक्स डैश वाई डैश कितना एलोंगेटेड हुआ। उसके लिए चलिए मान लेते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये न्यूट्रल लाइन से स्मॉल लेटर x डिस्टेंस दूर है और ये न्यूट्रल लाइन को जो ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रहा है x और y पॉइंट में, x से o तक का डिस्टेंस, ये xo, ये है r। तो ये लेंथ हो गया r, xo का लेंथ हो गया r। उसी तरह से yo का भी लेंथ होगा r और ये xy या x डैश y डैश, ये दोनों आर्क सेंटर में, अर्थात इस o पॉइंट में जो एंगल सबटेंड कर रहा है उस एंगल को हमने माना थीटा। तो हम कह सकते हैं xy इसका जो लेंथ होगा ये होगा r इंटू थीटा, जबकि यहां थीटा को मेजर किया जाएगा रेडियन में, इसका एंगल रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। हमें पता है एक आर्क का लेंथ होता है वो आर्क जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का रेडियस इनटू वो आर्क उस सर्कल के सेंटर में जितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो।
उसी तरह से अगर देखें तो x डैश्ड y डैश्ड ये कितना होगा? यहां पर देखें x डैश्ड y डैश्ड जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का रेडियस r नहीं होगा, जबकि ये होगा r प्लस x। यहां पर देखें ये जो छोटा सा लेंथ होगा ये होगा x, तो इस r का रेडियस होगा r प्लस x। तो हम कह सकते हैं x डैश्ड y डैश्ड होगा r प्लस x इंटू थीटा। तो फिर एलोंगेशन कितना हुआ x डैश्ड y डैश्ड का? सो एलोंगेशन ऑफ x डैश्ड y डैश्ड ये होगा, यहां मेरा x डैश्ड y डैश्ड कहने का मतलब है बेंडिंग से पहले x डैश्ड y डैश्ड। सो मैं यहां लिख लेता हूं बिफोर बेंडिंग। ये जो x डैश्ड y डैश्ड की बात कर रहे हैं ये बिफोर बेंडिंग है। बिफोर बेंडिंग, ऑब्वियस सी बात है बेंडिंग के बाद ये लंबा हो जाएगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो ये बराबर होगा x डैश्ड y डैश्ड आफ्टर बेंडिंग। सो x डैश्ड y डैश्ड, यहां x डैश्ड y डैश्ड है आफ्टर बेंडिंग, माइनस x डैश्ड y डैश्ड बिफोर बेंडिंग। तो x डैश्ड y डैश्ड कितना लंबा हुआ? बेंडिंग के बाद इसका लेंथ जो होगा माइनस बेंडिंग से पहले इसका जो लेंथ था। तो बेंडिंग से पहले इसका जो लेंथ था ये xy के बराबर था, और यहां पर देखिए ये xy ये एलोंगेटेड नहीं हुआ क्योंकि ये आर्क न्यूट्रल लाइन का पार्ट है। सो हम यहां पर x डैश्ड y डैश्ड बिफोर बेंडिंग के जगह हम इसे xy कह सकते हैं, जो कि ना तो एलोंगेटेड हुआ ना कॉन्ट्रैक्टेड हुआ। सो यहां x डैश्ड y डैश्ड को, तो यहां मैं सिर्फ एलोंगेशन कह रहा हूं, यहां पर एलोंगेशन, यह है एलोंगेशन ऑफ x डैश्ड y डैश्ड। ये एलोंगेशन ये बराबर होगा x डैश्ड y डैश्ड आफ्टर बेंडिंग, जो कि होगा r प्लस x इंटू थीटा। सो r प्लस x इंटू थीटा माइनस xy, जो कि है r थीटा के बराबर, माइनस r थीटा। तो ये हो जाएगा r थीटा प्लस x थीटा माइनस r थीटा। तो ये बन गया x इंटू थीटा। तो देखिए स्ट्रेन कितना होगा? यहां पर ये x डैश्ड y डैश्ड में जो स्ट्रेन क्रिएटेड हो रहा, ऑब्वियस सी बात है इसका लेंथ बढ़ रहा तो इसमें स्ट्रेन क्रिएट हो रहा, तो ये स्ट्रेन कितना होगा? तो यहां पर स्ट्रेन, हम जिस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं वो है x डैश्ड y डैश्ड का। ये स्ट्रेन होगा चेंज इन डायमेंशन अर्थात चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ है x थीटा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, अर्थात बेंडिंग से पहले इसका लेंथ जो था, बेंडिंग से पहले इसका लेंथ xy के लेंथ के बराबर था, तो ये हो गया r थीटा। और यहां पर जिस स्ट्रेन की बात हम कर रहे हैं ये स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस किसी भी मटेरियल का इनटू स्ट्रेन, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये होगा यंग्स मॉड्यूलस इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेस है ये भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। सो इसे हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को कि ये बराबर होगा यंग्स मॉड्यूलस इस मटेरियल का, जिस मटेरियल से ये बीम बना हुआ है, इनटू ये स्ट्रेन, जो कि देखें ये बराबर होगा x डिवाइडेड बाय r के। ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे। सो यंग्स मॉड्यूलस इनटू x डिवाइडेड बाय r ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो ये रहा वो क्रॉस सेक्शन। सो यहां पर कंसीडर करें क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा, ये रहा वो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा। इस क्रॉस सेक्शन में इस ब्लू लाइन पे अगर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं कुछ ऐसा, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर ये रहा वो क्रॉस सेक्शन और यहां पर ये रहा न्यूट्रल लाइन और यहां पर रहा उसके नीचे ये ब्लू लाइन जो कि एलोंगेटेड हो रहा। हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं।
सो यहां पर इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, ये रहा वो छोटा सा एरिया जिसका डायमेंशन है या जिसका मैग्नीट्यूड है dA। तो देखिए यहां पर इस ब्लू लाइन में हर जगह पे यहां पर ये ब्लू लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये कुछ ऐसे क्रॉस करेगा इसे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को। इस ब्लू लाइन के हर एक पॉइंट में जो स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड है ये, और वहां पर हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया dA। तो इस छोटे से एरिया में जो फोर्स अप्लाई होगा, यहां पर देखें यहां एक फोर्स अप्लाई होगा इस छोटे से dA एरिया में, बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा। चूंकि एरिया भी बहुत छोटा है तो इस फोर्स को हम कहेंगे dF। ये छोटा सा फोर्स इस dA एरिया में जो बाहर की तरफ एक्ट करेगा, ये फोर्स ऑन dA, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं dF से, ये बराबर होगा, हमें पता है फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इनटू एरिया के, क्योंकि स्ट्रेस होता है इक्विवेलेंट टू प्रेशर। ये होगा स्ट्रेस जो कि है यंग्स मॉड्यूलस इंटू x डिवाइडेड बाय r इंटू वो छोटा सा एरिया dA। तो इतना फोर्स अप्लाई होगा इस छोटे से एरिया में, dA एरिया में। अब अगर इस न्यूट्रल लाइन के ऊपर कोई आप एरिया कंसीडर करें, एक छोटा सा एरिया, फॉर एग्जांपल ये, यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो बाहर की तरफ नहीं होगा, वो होगा अंदर की तरफ। अर्थात यहां पर देखिए दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि ये एक मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा है, या फिर कहें कपल क्रिएट कर रहा है। तो हम यहां पर इस फोर्स का मोमेंट कंसीडर कर सकते हैं। इस फोर्स का मोमेंट हम क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि हमें टोटल बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करना है। यहां पर इस फोर्स का जो मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स ये बराबर किसके होगा? देखें, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उस फोर्स का उस नेचुरल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए ये होगा वो नेचुरल एक्सिस, ये न्यूट्रल जो लाइन है वही होगा नेचुरल एक्सिस, क्योंकि उसके दोनों तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उनका डायरेक्शन ऐसा है कि वो कपल क्रिएट कर रहा है, और इस न्यूट्रल लाइन पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहां पर ये न्यूट्रल लाइन ही होगा एक्सिस। और इस न्यूट्रल लाइन से इस dA का डिस्टेंस वही होगा जो कि इस न्यूट्रल लाइन से इस ब्लू लाइन का डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस है कितना? वो डिस्टेंस है x। तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स जो कि इस छोटे से एरिया में अप्लाइड हो रहा, वो मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होगा dF इंटू x के। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये होगा y इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू dA। यहां पर देखें y इंटू एक्स डिवाइडेड बाई r इंटू एक्स, तो ये बन गया y इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू dA। ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे? इस छोटे से एरिया पे, dA एरिया पे। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ये कितना होगा? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कंसीडर करें तो बहुत सारे ऐसे dA हमें मिलेगा, छोटे छोटे एरियाज। तो सब पे लगे हुए मोमेंट ऑफ फोर्स को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम कह सकते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो यही होता है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट ये होगा कितना, या फिर कहे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा कितना? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा ऐसे जितने भी छोटे छोटे मोमेंट ऑफ फोर्सेस हमें मिलेंगे उनका समेशन। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है ऐसे सारे मोमेंट ऑफ फोर्सेस के समेशन। तो y एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू dA, इनका समेशन, जितने भी पॉसिबल ऐसे मोमेंट ऑफ फोर्सेस हैं। तो यहां पर देखिए y और r ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, इन्हें मैं समेशन के बाहर ले जाता हूं।
सो ये रहा y डिवाइडेड बाय r इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर डी ए के समेशन को हम कह सकते हैं ए अर्थात टोटल एरिया इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर। तो यहां यह बन जाएगा y डिवाइडेड बाय r इंटू इसे हम कह सकते हैं टोटल एरिया अर्थात ये एरिया इंटू इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर। तो यहां k क्या है, यहां पर k है रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। और इस a के स्क्वायर्ड को हम कह सकते हैं कि ये बराबर है अर्थात टोटल एरिया इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर, इसे हम कह सकते हैं जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं IG से, और ये है जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। सो हम इस टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर होगा y डिवाइडेड बाय r इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। सो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस बीम। तो चलिए इसे आगे एक और टर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो है फ्लेक्सरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। फ्लेक्सरल रिजिडिटी ऑफ द बीम, यह होता है उस बेंडिंग मोमेंट के बराबर जिस बेंडिंग मोमेंट के कारण इसका जो रेडियस ऑफ कार्वेचर होगा, देखिए इस पे बेंडिंग मोमेंट अगर हम प्रोवाइड करते हैं या एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो ये मुड़ जाता है, ये एक कर्व क्रिएट करता है, और जिसका रेडियस होता है ये। तो वो बेंडिंग मोमेंट जिसके कारण इसका रेडियस ऑफ कार्वेचर एक यूनिट के बराबर हो जाए, उस बेंडिंग मोमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी इस बीम का। सो फ्लेक्सरल रिजिडिटी ये होता है बेंडिंग मोमेंट, जितना की जरूरत होता है बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर, यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे कि हमें पता है बेंडिंग मोमेंट इस बीम के लिए ये होगा यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। तो यहां पर वो बेंडिंग मोमेंट जो कि जरूरत होगा यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रिएट करने के लिए, अर्थात ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रिएट होगा या जो कर्व क्रिएट होगा उसका जो रेडियस होगा वो यूनिट लेंथ का हो, अर्थात एसआई सिस्टम में कहे तो 1 मीटर का हो, तो इसे बनना है 1। तो उस केस में जब ये r का वैल्यू 1 होगा, उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसी को हम कहेंगे फ्लेक्सरल रिजिडिटी। तो ये फ्लेक्सरल रिजिडिटी होगा, फ्लेक्सरल रिजिडिटी ये बराबर होगा यंग्स मॉड्यूलस इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम, क्योंकि r का वैल्यू तो 1 है। तो ये हो गया फ्लेक्सरल रिजिडिटी ऑफ द बीम।